हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो पिछले डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कल या प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस्ड। अब कैसे प्रोड्यूस होता था इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इनिशियल तो रॉ मटेरियल तो इसमें क्या चाहिए, प्लांट। किसका? इंडिगो का, जिसकी खेती पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता था। किनके द्वारा? प्लांटर के द्वारा। वो सारी प्रोसेस होती थी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि किस प्रकार से वो एक विशेष जो साइकिल थी उसमें फंस जाते थे, किस प्रकार से लोन का सिस्टम था, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो फाइनली हम पहुंच गए कि प्लांट मिल गया भाई। प्लांट को ले जाकर इससे पत्तियों वगैरह को अलग किया जाता था और 3-4 बर्तन होते थे, 3-4 वेट्स, उनको वेट्स बोलते थे। तो जैसे मानो ये वेट्स है, सबसे पहले पत्तियों को इसमें डालेंगे, नीचे से आग जलती रहेगी, ये बॉईल होगा। जब पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, ये पूरी तरह से पक जाएगा, तब इसको शिफ्ट किया जाएगा इधर। यहाँ शिफ्ट होने के बाद में इसमें होगा क्या कि मड टाइप में नीचे कुछ जो कचरा होगा, मोटा कचरा, वो नीचे रह जाएगा और कुछ लिक्विड जो है वो तैर कर ऊपर आ जाएगा। उस लिक्विड को छान लेंगे, फिर नीचे का जो मड है इसको फिर अगले बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। और इस तरह से हर बार प्रोसेस में जो ऊपर का जो चीज है, ऊपर का जो लिक्विड है, उसको वो कलेक्ट करते थे। इसी को बोला जाता था इंडिगो का जो कलर होता था वो। तो ये सिंपल सी प्रोसेस थी, ये मैंने आपको बतानी थी। अब इसके बाद में हम डिस्कस कर देंगे, डिस्कस करेंगे रिवोल्ट हुआ था वहां। इंडिगो के जो रायत थे या जो किसान थे, जो पीजेंट थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था या रिबेल किया था। तो उसको बोला गया था द ब्लू। ब्लू क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इस प्रोसेस में जो कलर आता था वो कैसा होता था? ब्लू। तो द ब्लू रिबेलियन। देखो, धीरे धीरे प्लांटर्स का जो ऑपरेसिव मोड था, यानी जो दमनकारी मोड था, वो लोगों के समझ में आने लगा था। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से लोगों को समझ में आ रहा था कि इनके द्वारा जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है उसमें हमारा ही नुकसान है, हमारा जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते जा रहा है। उनको ऐसा लगा कि जो सिस्टम था वो बहुत ही ऑपरेसिव था, और ये जो ऑपरेसिव कंडीशन थी इसी ने राइज किया किसको? रिबेल को, या आप ये बोलो रिवोल्ट को। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वो लोग, ये सारा सिस्टम था, इसको धीरे धीरे समझ रहे थे। तो उनके समझ में आ गया और उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया। अब इस रिवोल्ट में हुआ क्या? रिवोल्ट होगा तो होगा क्या? अटैक होगा। ये रिवोल्ट हुआ बंगाल में। कहाँ हुआ? बंगाल में। कब हुआ? 1859 में। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट घटना हो चुकी थी 1857 में। फर्स्ट रिबेल हुई थी इंडिया में जब से कॉलोनी बना था। 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, आपका पूरा चैप्टर है 1857 का। तो 1857 की एक महत्वपूर्ण घटना हो चुकी थी। अंग्रेज अभी इससे उबर नहीं पा रहे थे, उससे पहले एक नई घटना हो गई 1859 में। ब्लू रिबेलियन या इंडिगो के जो पीजेंट लोग थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसका भी योगदान था, 1857 की कंडीशंस का भी। चलो खैर, हम ये डिस्कस करते हैं कि इसमें हुआ क्या। देखो, इस रिवोल्ट में हुआ क्या कि जो बंगाल के इंडिगो पीजेंट थे या रैयत थे, उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज टू ग्रो। अब क्या ग्रो करते थे ये तो बताने की जरूरत है नहीं आपको। इंडिगो ग्रो करते थे और धीरे धीरे ये फैलने लगी। इन्होंने, जो पीजेंट लोग थे, इन्होंने धीरे धीरे
रेंट जो होता था प्लांटर, देखो सिस्टम क्या था, प्लांटर अंग्रेजों से डायरेक्ट रेंट पे लेते थे लैंड और पीजेंट को देते थे और उनसे कुछ रेंट भी लेते थे, कुछ 75% हिस्से पर, और 25% पर वो क्या करते थे, वो उगवाते थे, जो फर्टाइल जमीन थी उस पर इंडिगो उगवाते थे। तो ये जो रेंट देना होता था 75% भूमि पर, ये भी उन्होंने धीरे धीरे मना कर दिया। और पीजेंट इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। अब अटैक की कंडीशन में क्या होगा ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, जिसके जो हाथ में आएगा या जो उचित समझेगा उसी प्रकार से वो अटैक का जो मोड है वो अपनाएगा। अब इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज नहीं है कि भाई जैसे लोगों ने हथियार, तीर, तलवार ये सब ले ली, ये सब आप आराम से समझ जाओगे कि जिसके हाथ में जो आएगा वैसे वो सब चीजें करेगा। दूसरा, अटैक के अलावा इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई, बायकट किया गया। किसको, ये इंपॉर्टेंट घटना थी, बायकट किनको बायकट किया, जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे सोसाइटी में। सोसाइटी में कुछ ऐसे भी तो लोग होते थे, प्लांटर तो कुछ चंद लोग थे, व्यापारी लोग, तो उनको हेल्प करने वाले तो इंडियन ही थे ज्यादातर लोग। तो उनको क्या किया, बायकट कर दिया गया सोसाइटी से कि भैया आपको वो किया जाता है। इन जो प्लांटर के जो हेल्प करते थे जो लोग, उनको एक लोकल वर्ड में बोला जाता था बंगाल में, गोमस्थाज। गोमस्थाज याद रखिएगा, गोमस्थाज कौन थे, तो द सपोर्टर और द हेल्पर ऑफ प्लांटर्स। बेसिकली होते कहाँ के थे ये, इंडिया के एजेंट होते थे उन लोगों के। तो इसके अलावा जब भी इनका इंपॉर्टेंट काम ये होता था, ये रेंट वगैरह लेते थे, इनसे इंडिगो की जो खेती होती थी उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह देनी होती थी, किसी प्रकार की हेल्प, जो इंटरमीडिएटरी जो रोल होता था वो ये अदा करते थे। तो ये जब रेंट लेने जाते थे इनको पीट दिया जाता था किसानों के द्वारा, क्योंकि किसान तो गुस्से में आ गए। इसके अलावा जो रैयत थे उन्होंने प्रण किया कि ना तो हम फ्यूचर में इंडिगो को उगाएंगे और ना ही प्लांटर्स के जो सपोर्टर लोग हैं, जो लठैत लोग हैं, यानी ये बल का भी तो इस्तेमाल करते थे, किसी भी प्रकार के बिजनेस में बल की भी उतनी जरूरत पड़ती है जितनी की धन की। तो इनके जो बल का सोर्स होता था वो कुछ लोकल बलशाली लोग जो होते थे उनको पकड़ लेते थे, जिनको हम लठैत वगैरह बोलते थे। उनसे भी हम किसी तरह से नहीं डरेंगे, ऐसा किसने प्रण किया, रैयतों ने। तो ये हुआ इस दौरान। तो हमने 3 चीज डिस्कस की, क्यों हुआ, इस दौरान क्या हुआ, यानी इन्होंने क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाई, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इन चीजों को प्रोवोक करने वाला या सपोर्ट करने वाली चीजें क्या है, वो तीसरा फैक्टर है, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला फैक्टर था जमींदार। जमींदार, अब जमींदार क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरा सिस्टम मैं एक बार से जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल अलग अलग रीजन में क्या करते थे वो, जैसे यहाँ हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं, अलग अलग जमींदारों से वो एग्रीमेंट करते थे और ये डायरेक्ट इनके अंडर में कई गांव के रैयत होते थे या कई गांव के पीजेंट होते थे, ऐसा सिस्टम होता था। ये इनसे लेते थे, ये अपना हिस्सा रखते थे, फिर यहां पहुंचाते थे। तो जमींदार लोग जो थे उन्होंने इस पूरे क्रम में, इस ब्लू रिबेलियन में रैयत को सपोर्ट किया। तो ये सपोर्टेड, इन्होंने सपोर्ट किया, किसको किया, रैयत को। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जमींदार तो हमेशा से अंग्रेजों के पिछलग्गू रहे हैं, उन्होंने क्यों सपोर्ट किया। तो इनका बहुत ही बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट था। वो क्या था कि आप जरा एक चीज बोलो, समझो, प्लांटर्स मैंने आपको बताया, प्लांटर्स की एक्टिविटी मैंने बताई, इनका पूरा मेथड बताया कि किस तरह से काम करते थे। अब देखो, प्लांटर्स जो थे वो जमींदारों से ज्यादा क्लोज थे, किनके, अंग्रेजों के। अंग्रेजों के ज्यादा फेवर वाले जो इंसान हुए वो कौन हुए, प्लांटर। क्यों, एक तो उनके कल्चर के थे, विदेशी थे, सारी फैसिलिटी इनको देते थे। तो धीरे धीरे हुआ क्या था कि शुरू में जब हमने पढ़ा था 1793 में
जब कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था उस समय जमींदारों से डायरेक्ट वो हुई थी डील उसकी, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्लांटर बढ़ने लगे इंडिगो के प्रभाव के कारण, कैसे बढ़े मैंने आपको बताया, उसी चीज को यहाँ से जोड़ना है। तो प्लांटर्स ने क्या किया, जो जमींदारों को जमीन दी गई थी परमानेंट सेटलमेंट के तहत 1793 के तहत, उसमें से अपना हिस्सा लेना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको तो जमीन चाहिए, और जमीन भी कौन सी चाहिए, फर्टाइल। तो ये जमीन भला आएगी कहां से भैया, अंग्रेजों ने पहले तो इनसे एग्रीमेंट कर लिया, फिर इनसे जमीन लेके इनको देनी पड़ी, तो ये नाराज होंगे कि खुश होंगे? तो ये एक इनका इंटरेस्ट था, ये इनको अपना क्या मानते थे, कंपिटिटर, वो ये चाहते थे कि ये सोसाइटी से चले जाएं। तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा एक इनका फैक्टर क्या काम किया, रैयतों के दिमाग में ये आया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, देखो यहां एक चीज समझने की जरूरत है, मैं यहां ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं ना कि ब्रिटिश कंपनी की। देखो 1857 के बाद में कंपनी का शासन जो था वो अबोलिश कर दिया गया था, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। और ताज का शासन यानी महारानी विक्टोरिया का शासन यहीं से चालू हो गया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं ब्रिटिश गवर्नमेंट, हर चीज में कुछ ना कुछ फैक्ट्स छुपे हुए हैं। यहीं से प्रथम वाइसराय विलियम बेंटिंग, अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, यहीं से तो निकल के आए थे। यहां से गवर्नर जनरल का पद हटा दिया था और वाइसराय का पद सृजन उसका क्रिएशन हुआ था, ये याद रखिएगा। चलो, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रुख ये पॉजिटिव मानते थे, रैयत लोगों का ये मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भी हमें फेवर कर रही है। ये हालांकि भ्रम था उनका, लेकिन भ्रम ही सही, उनके लिए तो अच्छा हुआ। कैसे? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे उनको सपोर्ट कर रही थी, देखो मैंने आपको शुरू में बताया था 1857 की रिवोल्ट, वही फैक्ट था। घटना कब की है ये, 1859 की। 1857 में रिवोल्ट होती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि जैसी क्रांति पहले 2 साल पहले हुई है वैसी कोई दूसरी घटना घटे, क्योंकि 1857 में बिल्कुल ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पांव उखड़ ही गए थे, पूरी उनकी स्थिति खराब हो गई थी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हमें ऐसा कोई दूसरा एक्सपीरियंस भी देखने को मिले। तो उन्होंने क्या किया, इसमें इंटरवीन किया। इंटरवीन करने के दौरान क्या किया, इंटरवीन इन्होंने इस तरह से किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उन्होंने एक अच्छी घटना की। क्या? उन्होंने टूर किया किस इलाके का जहां रैयत रिबेल हो रही थी। तो इससे इन लोगों को ऐसे लगा कि ये हमें सिंपैथी देने आ रहे हैं या इनकी सिंपैथी हमसे है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था, क्योंकि अंग्रेज तो ये चाहते थे ना कि 1857 जैसी वाली घटना दोबारा ना हो। और ये जो इनके द्वारा किया गया था ये बिल्कुल मिड जो विंटर सीजन होता है ना उसमें गए थे। तकलीफ के क्षणों में ये वहां गए तो लोगों ने इसका अर्थ दूसरा निकाला, जो भी निकाला अच्छा निकाला। इसके अलावा एक फेमस मजिस्ट्रेट थे, मैं इसको बदलता हूं, एक फेमस मजिस्ट्रेट हुए उस समय जिन्होंने एक जजमेंट दिया। पहले तो उस मजिस्ट्रेट का नाम हम लिख लेते हैं यहां। हाँ, मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट का नाम था एस्ले एडन, बस यही था, एस्ले एडन। इन्होंने एक नोटिस इश्यू किया। क्या इश्यू किया कि जो एग्रीमेंट किया करते थे प्लांटर्स किनके साथ, इंडिगो पीजेंट्स के साथ, वो अब कंपेल नहीं कर पाएंगे, यानी उनको प्रेशराइज नहीं करेंगे। किनको? पीजेंट्स को। यानी एक ऐसा नोटिस इश्यू किया गया कि जो रैयत है दे वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए उनको कंपेल नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने वर्डिक्ट दिया। तो ये भी चीज
आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि ये भी तो रैयत जो थे वो अपने फेवरेबल कंडीशन इसको मानेंगे। और इन्होंने ये जो जजमेंट दिया था इसमें एक चीज जोड़ दी कि ये जो मैं जजमेंट दे रहा हूं ये मैं दे रहा हूं क्वीन की तरफ से। क्वीन जो थी विक्टोरिया उसकी तरफ से मैं ये, यानी वो उनका मन ऐसा है कि जो इंडिगो है वो अब भारत में या पंजाब प्रोविंस में कहीं उगाई नहीं जाएगी। ऐसा बोलना किनका था? मजिस्ट्रेट का, लेकिन रेफरेंस किसका दिया? विक्टोरिया का। तो इससे लोगों को लगा कि अंग्रेजी हुकूमत जो है वो तो हमारे साथ हो गई है। तो ये जो पीजेंट और इनका प्लांटर्स का जो कन्फ्लिक्ट था ये बहुत ही एक्सप्लोसिव सिचुएशन हो गई। इससे लोग जो थे, रिबेलियन जो थे, वो इसको सपोर्ट मानने लगे। बस इतना ही है इसमें, ये चीज हल्की सी है, समझने की है। जैसे जैसे ये सारी चीजें होती हैं, ये घटनाक्रम घटता है, तो जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स कौन से? इंडियन सोसाइटी के, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे, सत्येंद्रनाथ ठाकुर जैसे लोग, वो पहुंचे कहाँ? जहां ये सारा घटनाक्रम हो रहा था। उससे पहले इस सिस्टम को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब इतनी चीजें सामने आई सोसाइटी में तब सबकी नजर में आया। आज भी तो ऐसा ही होता है, छोटी छोटी घटनाओं पे कोई नजर नहीं होती, लेकिन वो छोटी घटना यदि बड़ा रूप ले लेती है तो तुरंत फेमस हो जाती है। तो ऐसा ही उस समय हुआ। वो जब आए तो दुनिया भर के लेख उन्होंने लिखे, दुनिया भर की बुक्स वगैरह लिखी। उन्होंने जो रायत की माइजरी थी उसको लिखा। इसके अलावा प्लांटर्स की जो स्थिति थी वो लिखे कि प्लांटर्स कैसे एट्रोसिटी करते थे, वो सब चीजें लिखी। इसके अलावा जो इंडिगो सिस्टम का हॉरर था, यानी कैसे भयावह स्थिति थी, उसको भी उन्होंने चित्रित किया। तो इस पूरी स्थिति से गवर्नमेंट क्या हो गई थी? चिंतित हो गई थी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की घटना से, या इस प्रकार की घटना बड़ा रूप ले सकती है। देखो किस तरह से ये सारे लोग भी वहां पहुंच गए, तो गवर्नमेंट के ऊपर तो प्रेशर बनेगा। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये जो पीजेंट लोग हैं ये हो सकता है कि प्लांटर्स को असोल्ट करें या उनको क्षति पहुंचाएं, इसलिए उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया? मिलिट्री शासन वगैरह की व्यवस्था की, मिलिट्री की व्यवस्था की। कुल मिला के बात यह है, फौज पुलिस बुला ली। चलो जी, ठीक हो गया। और इसके अलावा इन जो पीजेंट वर्ग था, इनको अपीज करने के लिए इन्होंने कमीशन बिठा दिया। इन्होंने एक कमीशन बिठा दिया, किसके लिए? टू इंक्वायरी इनटू द स्कैंडल। जो भी ये सारी व्यवस्था हुई, जो भी ये दिक्कत हुई, इसमें इंक्वायरी करने के लिए एक कमीशन का गठन कर दिया। जैसा कि आज भी होता है, विभिन्न सरकारें कोई भी स्कैंडल होगा या कोई भी ऐसी घटना होगी उसकी जांच के लिए कमीशन बिठा देते हैं। तो उस समय, आज भी तो जनता वैसे ही अपीज हो जाती है, तो उस समय भी गवर्नमेंट ने वैसा ही किया। ये सब हमने अंग्रेजों से लिया ना। तो चलो ठीक है, कमीशन का रिजल्ट आया। कमीशन ने क्या किया? कमीशन ने बहुत ही अच्छी चीज बोली। उन्होंने बोला कि प्लांटर जो हैं वो क्या अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो तो अच्छा काम कर रहे थे, ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं बोला, बिल्कुल अपोजिट चीज बोली। क्या बोले? कि ये गलती है, ये अपराधी हैं, दोषी हैं, और उनको क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज, देखो आज के जमाने में किसी को गलती, हमारे कंट्री में आज के सिस्टम में किसी को गलती यदि ठहराया जाएगा तो उसको पेनल्टी लगेगी। लेकिन प्लांटर उस समय विदेशी थे, सरकार विदेशी थी, तो क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा आप क्रिटिसाइज करोगे। तो क्रिटिसाइज उनको किया गया। क्रिटिसाइज में कोई दिक्कत नहीं है, क्रिटिसाइज तो कभी भी किया जा सकता है। तो क्रिटिसाइज किया गया उनको। और उनका जो क्रिटिसाइज किसके लिए करेंगे? कि उनका जो दमनकारी रूप था, वो सब चीजें, प्रॉफिटेबल कंडीशन थी, उनका प्रोडक्शन जो था वो प्रॉफिट पे बेस्ड था, सोसाइटी के वेलफेयर पर बेस्ड नहीं था। तो ये तो कंपनी भी कर रही थी, लेकिन लोगों को अपीज करने के लिए ऐसा किया गया। चलो खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ।
और कमीशन ने बोला कि जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट को याद रखिएगा कि किस तरह से प्लांटर कॉन्ट्रैक्ट करते थे, वो अब रिफ्यूज कर सकते हैं। पीजेंट चाहें तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करें, अदरवाइज वो रिफ्यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी घटनाक्रम हुआ बंगाल में। अब देखो इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट होता है कि बंगाल से ये जो इंडिगो का सिस्टम था, इंडिगो की खेती का जो सिस्टम था, ये घूमकर पहुंच गया बिहार। क्यों? क्योंकि बिहार बिल्कुल उसके टच में था बंगाल के, और यहाँ जमीन भी वैसी थी फर्टाइल, क्योंकि गंगा की मैदान पड़ते थे। गंगा और यमुना के द्वारा जो जमीन लाई जाती थी, क्या मिट्टी, उसको बिछाया जाता था। अगली क्लास में आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह से गंगेटिक और ये सारे प्लेन्स बनते हैं। तो इनके जब इन्होंने बनाया, यहाँ बिहार में पहुंच गया, तो इसके ऊपर एक पूरा घटनाक्रम हुआ था 1970 में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि किसने किया था? आप सही अंदाजा लगा रहे हैं, गांधी जी ने। ठीक, किनके बोलने पर गए थे? एक वहां के लोकल पीजेंट थे, रैयत थे, राम प्रसाद शुक्ल। इनके आग्रह पर ये वहां गए थे। इसको आप अगले क्लास की हिस्ट्री में पूरी तरह से अच्छे से पढ़ोगे इसको। तो ये पूरा था हमारा चैप्टर, कौन सा? रूलिंग द कंट्री साइड। तो इससे रिलेटेड सारी नोट्स आप लिख लेंगे, क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे। किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज मैं और बताना चाहता था, क्रोनोलॉजी बताना चाहता था। जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय हुए ना, उनकी क्रोनोलॉजी में बताना चाहता था, लेकिन इसको मैं बताऊंगा जब कभी भी मुझे समय मिलेगा, तो मैं एक स्पेशल वीडियो इस पे बनाऊंगा जिसमें पूरे गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ बनाएंगे। मुश्किल से 20-30 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें इंपॉर्टेंट सारे गवर्नर जनरल और घटनाएं हम सीख लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका ये चैप्टर यहीं पूरा होता है। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।